हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं, इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स क्या होता है। फोर्स के बाद हम क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे चलते हैं। तो चलिए, टॉपिक को देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, फोर्स। फोर्स क्या है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। फोर्स, फोर्स बोले तो बल, बात समझ में आया? बल, बल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पे हम क्या करें, खिंचाव करें या दबाव डालें, तो अपनी अवस्था परिवर्तन क्या करें, विरोध करता है, तो इसे हम क्या करते हैं, अवस्था परिवर्तन का विरोध करे या परिवर्तन कर दे, तो इसको हम क्या करते हैं, बल कहते हैं। बात समझिए, जब कोई वस्तु, जब बल क्या होता है, बल देखो, बल वह खिंचाव या दबाव है जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। कौन सा बल है, बल वह खिंचाव या दबाव है जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। कब होगा, जब वस्तु क्या करे, अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। जब वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करे या परिवर्तन कर दे, या परिवर्तन कर दे, इसे बल कहते हैं। चीजें हुई क्लियर। जब कोई वस्तु खिंचाव हो या दबाव डाले, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है। लेट अस कंसीडर, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, क्या है, सरफेस रखा हुआ है। जब कोई बल क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का देना मतलब दबाव डाल रहा है। और जब ये किसी बॉडी, ये ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर से कहीं चला रहा है, अपनी अवस्थान से क्या थोड़ा दूर चला रहा है ना, देखो इधर, ये क्या कर रहा है, बॉडी इधर चला है। अब ये जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेस मान लीजिए एक्स है, तो ये जो बॉडी क्या कर रहा है, अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करे या परिवर्तन कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कोई है, ऑब्जेक्ट पे क्या किया गया, कोई फोर्स अप्लाई किया गया। अब ये फोर्स कैसा है, एक्सटर्नली फोर्स है। जब एक्सटर्नली फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाए, तो ये फोर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या करे, उस फोर्स का विरोध करे या परिवर्तन करने का विरोध करे, या तो परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम कहते हैं बल। दैट्स क्लियर, ओके। चलो, बल वह खिंचाव या दबाव है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल वह है जब वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करे या परिवर्तन कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बच्चों समझ में आया चीजें। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। आगे देखो, ये क्या हमारा बल, बल किसी ऑब्जेक्ट, मान लो हमने क्या लिया, ये हम द्रव्यमान क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कितने द्रव्यमान का है, एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट कोई है, इस पे फोर्स एफ अप्लाई किया गया, जो कि ये क्या कर दिया, अपनी अवस्था परिवर्तन कर दी। क्या की, पहले तो यहाँ पे थी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, लेकिन फाइनल पोजीशन यहाँ देखने को मिला। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बल क्या होता है। बल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन सा होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। सोचिए, एक संपर्क बल होता है, एक नॉन संपर्क बल होता है, या असंपर्क बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो बल क्या होता है, आप समझिए, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स आप लोग समझे क्या हुआ, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, खिंचाव डालते हैं, तो क्या होता है, अवस्था परिवर्तन करता है, अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करता है। तो इस केस में क्या होता है, बल अप्लाई होता है, तो इसी को हम कहते हैं बल, ठीक है। जब किसी वस्तु का आप क्या करेंगे, पुश करेंगे या तो खींचेंगे अपनी तरफ,
तो कोई ना कोई बल लगाएंगे उस पर, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, या फोर्स को बल कहते हैं। जब किसी वस्तु आपको मतलब आप जब जिस बॉडी ऑब्जेक्ट पे करें फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या तो आपका विरोध करेगा, भाई आप फोर्स कम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आसानी से तो आएगा नहीं। हाँ, जब सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन जब आपका बॉडी की रिस्पेक्ट में नहीं के बराबर हो तो आप हल्का भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब सरफेस क्या हो, खुदरा हो, तो आपको बल लगाना ज्यादा पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, सरफेस वाला सरफेस देख लेंगे। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है संपर्क। क्या होता है, संपर्क, संपर्क बल, ठीक है। संपर्क, इसको बोलते हैं कांटेक्ट, कांटेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कांटेक्ट फोर्स, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या होता है, असंपर्क बल, और लगा दीजिए संपर्क बल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है असंपर्क बल, इसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स एंड सेकेंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। दैट्स क्लियर। देखो, जब फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स हम लोगों के बारे में डिफिनेशन हो गया। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, देखो लिख देता हूं। संपर्क बल क्या होता है, चलो मिटाता हूं इसको। संपर्क बल वो होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, संपर्क बल वो होता है जब किसी वस्तु पे, ठीक है, जब वे बल होता है जब वस्तु क्या हो, वास्तविक संपर्क में आके कार्य करे, ठीक है। देखो, वे बल जब, ठीक है, वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आकर कार्य करे तो उसे संपर्क बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु क्या है, संपर्क बल क्या होता है, जब कोई वस्तु, 2 ऑब्जेक्ट आपस में इंडिविजुअली नहीं, आपस में क्या हो, वास्तविक संपर्क में आ जाए, ठीक है। वास्तविक क्या समझते हैं आप, जिसको महसूस कर सके। महसूस करना मतलब आवाज इमेजिनरी नहीं, आप टच किए, जैसे ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आ जाए, अब ये आपस में क्या है, वास्तविक संपर्क में है। अब ये आपस में वास्तविक संपर्क में आके जो कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य को हम बोलते हैं क्या, संपर्क बल। ध्यान दीजिएगा, संपर्क बल क्या होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है, ये क्या बन रही है, सपोज, ठीक है, इस तरह से कोई है। अब इस पे मैंने क्या, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आके काम कर रहे हैं। तो ये जो आप एक दूसरे के संपर्क में आके कार्य कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल क्या होता है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, असंपर्क बल वो होता है जो वस्तुएं वास्तविक संपर्क में न आकर भी कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। देखो, वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आकर मतलब वास्तविक संपर्क न हो, क्या हो, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में न हो फिर भी कार्य करे, वस्तुओं के संपर्क में न आकर कार्य करे तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में न आकर कार्य करे उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। क्लियर हुआ, असंपर्क बल मतलब समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, कोई इस पे है, सपोज कीजिए कोई यहाँ लोहा है, ठीक है, ये समझिए लोहा का कोई पार्ट है, क्या है, ये लोहा है, इसको बोलते हैं लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन, दिस इज आयरन। एंड अगेन कोई ये मैग्नेट्स है, क्या है, मैग्नेट्स, इसको क्या बोलते हैं, चुंबक, क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबक, इसको बोलते हैं मैग्नेट, मैग्नेट,
मैग्नेट, ठीक है। ये जो मैग्नेट और लोहा है, ये जो मैग्नेट और लोहा है, आप समझिएगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा। इसी बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। देखो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। अगर आप कोई लोहा रखा है, लोहा आयरन मतलब लोहा समझते हैं, लोहा के पास में जैसे जैसे चुंबक को लेकर जाएंगे वो एक दूसरे में कार्य करना चालू कर देंगे। जो संपर्क में नहीं आए रहेंगे फिर भी वो क्या करेंगे? अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इसी प्रभाव को हम कहते हैं असंपर्क बल। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, चीजें क्लियर हुई तो आगे हम लोग देखेंगे। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? गति के विषयक नियम बोलते हैं इसको, गति के विषयक नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के विषयक नियम, गति के विषयक नियम, ठीक है। न्यूटन के गति के, अच्छा न्यूटन लिख दीजिएगा, न्यूटन की गति विषयक नियम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या होता है? न्यूटन के गति विषयक नियम 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए गति के मोशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट देखिए, न्यूटन्स, क्या लिख दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग से गतिशील रहना ही चाहेगी, जब तक कि उस पे कोई परिणामी बाह्य बल न लगाया जाए तो ये क्या करेगा? तब तक अपनी अवस्था को बरकरार रखेगी। इसी को हम कहते हैं क्या? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी एक समान, ठीक है, एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, रहना चाहेगी, जब तक कि कोई परिणामी बल, बाह्य परिणामी बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन गति का पहला नियम कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन गति का पहला नियम कहते हैं। बच्चों ध्यान सुनिएगा, न्यूटन गति का पहला नियम क्या होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति से क्या हो, एक समान वेग से क्या हो, गतिशील हो, तो वह तब तक रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य परिणामी बल न लगाया जाए। तब तो क्या करेगी? अपने एक समान वेग को क्या करेगी? बरकरार बनाए रखना चाहेगी। सपोज कीजिए, आप समझिए, आप एक लय में साइकिल चला रहे हैं, आपके सामने ब्रेकर आ जाता है तो आपको कैसा लगता है? कहते हैं ना, आपकी वेग में चेंज ला देता है। वो ब्रेकर जो होता है बच्चों, आपके जो एक समान वेग से चल रहे हैं, ब्रेकर आने से क्या आप उसी स्पीड से जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आप कोई ना कोई वेग को क्या करेंगे? ब्रेक लगाकर डाउन करेंगे, फिर आगे जाके स्पीड बढ़ाएंगे, फिर ब्रेकर मिला फिर डाउन करेंगे। इससे क्या होता है? आपकी निरंतर एक समान चाल नहीं रहेगी। आपकी एक समान चाल क्या कौन चेंज कर रहा है? जो ब्रेकर आ रहा है वो क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। लेकिन यदि ब्रेकर ना रहे तो आप एक स्पीड से बहुत दूर तक जा सकते हैं।
तो जब आप एक स्पीड से बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसे एक समान वेग कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉल क्या कर दे, लगाकर रोक दे, कौन लगा दे रहा है, जब ब्रेकर लग जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है, ब्रेक गति को क्या कर रुक जा रहा है, डाउन हो जा रही है। तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। सिंपल से आप समझिएगा, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तब तक रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई परिणामी बाह्य बल न लगाया जाए। समझ में आया? चलो न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, अब हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे। देखिए क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। चलो हम पूरा मिटाते हैं ना। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है जब कोई वस्तु क्या हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु गतिशील है, जब कोई वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है, किसी वस्तु पे, ध्यान दो, देखो, किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन के संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। समझो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पे, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। देखो ऐसा होता है, जो लगने वाला, किसी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल या हुआ, इसके समानुपाती क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन ही पढ़े हो ना, dp/dt, दिस इज द ओके वेक्टर। समझ में? हाँ जल्दी। कोश डिफिनेशन क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिणामी बल है ये, तो इसके समानुपाती होता है। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, F बराबर K dp/dt। क्लियर हुआ? अब देखिए, वेयर, जहां लिख लेते हैं ना, वेयर जहां k इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए, वेयर जहां k इक्वल टू 1 अप्लाई कर देते हैं हम लोग इसमें, तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर dp/dt। समझ में? ये निकल गया। अब आप पढ़े हैं सेम, संवेग क्या होता है, संवेग होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, तो पढ़ाया गया, देखो संवेग होता है। देखिए संवेग बराबर आपको पता है, P बराबर क्या होता है, m गुणे v, ये होता है। यानी जो माँ होती है वो बिटिया रानी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर पापा के बराबर होते हैं। देखो ये माँ है, ये बिटिया है, बिटिया माँ एक हो गई तो पापा अकेले हो गए, तो पापा भी उतने ही बरियार हैं जितने बिटिया और माँ मिल के काम करेंगी, पापा उतना अकेले काम करते हैं। तो इससे आप समझिएगा, माँ और बिटिया जिस काम को दोनों मिलकर करते हैं, पापा उतने काम को अकेले जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। P बराबर mv जो होता है, ये संवेग को इंडिकेट करता है। संवेग क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, संवेग क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग के, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग से क्लियर हुआ कि P बराबर, यदि हम F बराबर, F वेक्टर बराबर dp, P की जगह क्या रख दें, हम ये वैल्यू रख दें, पुट कर दें, तो P बराबर mv ये हो जाएगा अपॉन dt। हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो हम उसी का यूज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, शायद वीडियो नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो डाल दिया जाएगा। ये होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में ऑफलाइन वालों को पढ़ाया गया है, ये वीडियो रिकॉर्डेड डाला जा रहा है। तो जो ऑफलाइन में आते हैं बच्चे, उनको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया गया है, उसका अभी वीडियो बनाया नहीं गया, वीडियो बना के एक दिन डालते हैं। देखिए एम भी क्या होता है बच्चों, ये संवेग के बराबर होता है, तो संवेग की जगह पर हमने क्या रख दिया, m इंटू v रख दिया।
अब एम इंटू वी रख दिया तो आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा। डिफरेंशियल में आपको प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैं अगर इधर आपको दिखाता हूं, देखिएगा डी अपान फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डी टी। ओके, जब दो फंक्शन दिए रहे, दो फलन दिए रहे तो उनका अवकलन क्या होता है आगे देखते हैं। फर्स्ट को रोकिए, सेकेंड का डिफरेंशियल, ओके डी टी, प्लस सेकेंड को रोकिए फर्स्ट का अपॉन डी टी। ये जो आपका पूरा है प्रोसेस, इसी पर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए क्या अप्लाई होता है, इधर देख लो, ठीक है, इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब होता है एफ बराबर एफ वेक्टर, अब एम को रोको डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस वी को रोको डी एम अपॉन डी टी। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? देखो फर्स्ट फंक्शन को रोका सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड को रोका फर्स्ट का डिफरेंशियल। ओके, चलो इस तरह से अब आपको पता है जब द्रव्यमान क्या हो, नियत हो किसी वस्तु में, ठीक है, यदि किसी गति के दौरान वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, नियत है, मैंने यहां लिख दे रहा हूं, गति के दौरान यदि गति के दौरान वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, क्या हो, नियत हो। जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसमें द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरे जीरो हो जाएगा बाबू। डी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। एफ इंटू इतना बराबर एम डी वी अपॉन डी टी, ये आपको पता होगा क्या निकल के आने वाला है। अब डी वी अपॉन डी टी कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसके देखो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी क्या निकल के आता है, ए वेक्टर। अब हम कर लेंगे एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, ये हमारा निकल के आ गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या निकल गया बच्चों, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, ये हमारा निकल के आ गया। 99% केस में यही फार्मूला यूज किया जाता है। बात थोड़ी क्लियर की नहीं हुई, चलो आगे देखते हैं। इस पे क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इससे पहले आपको मैं इसका इकाई बता दूं, यूनिट कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, सारी चीजें पता होगी। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एक बार फिर से बताता हूँ। किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। देखो परिणामी बल F लगा है, उसके समानुपाती क्या होता है, dp अपॉन dt यानी संवेग। अब हमने क्या किया, जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटेगा बाबू, उसके जगह पर मैंने एक कांस्टेंट k ले लिया, और कांस्टेंट k जहां पर मैंने माना है 1 है, तो 1 जब रखेंगे तो F बराबर dp अपॉन dt हो जाएगा। अब आप जानते हैं p क्या होता है, संवेग। p बराबर संवेग होता है m इंटू वी। अब ये m इंटू वी पी की जगह पर रिप्लेसमेंट किया गया, अब p की जगह पर क्या आ गया, m इंटू वी। अब प्रोडक्ट रूल आप डिफरेंशियल में पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को लीजिए सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को लीजिए फर्स्ट का डिफरेंशियल। ओके, चलो तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे किया, फर्स्ट को लिया सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को लिया फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब जब यदि किसी वस्तु, देखो यदि गति के दौरान किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत हो बाबू, तो m नियत रहेगा तो कांस्टेंट हो जाए वाला वैल्यू। देखो इधर कांस्टेंट हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, ये एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन यानी dv अपॉन dt की जगह पे a रखेंगे तो f बराबर ma आ जाएगा, जो कि 99% केसेस में इसी फार्मूले का आप यूज करके इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे। हाँ, इससे पहले आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। चलो मिटाते हैं इसको। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, ऐसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है ना। चलो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पे क्या करता है, बल लगाता है, तो वस्तु पे क्या करता है उतना ही बल व्यक्ति पे लगाता है, तो इसे कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। इसी को ही कहते हैं क्या, न्यूटन का
थर्ड नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।